प्यारे बच्चों, जोहार। फिर से स्वागत है आपका। क्लास 8 हिंदी भाषा मंजरी के पहले चैप्टर पुष्प की अभिलाषा का तीसरा पाठ से आगे अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्नों के जवाब। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला है पाठ से आगे में, पुष्प के समान क्या आपकी भी कुछ अभिलाषाएं हैं? तो लिखिए। तो उत्तर है, पुष्प के समान मेरी भी कुछ अभिलाषाएं हैं। मैं भी चाहता हूं कि मैं देश के लिए कुछ करूं। मैं सैनिक बनकर देश की रक्षा करना चाहता हूं। मैं एक शिक्षक बनकर गांव के गरीब बच्चों को शिक्षित करना चाहता हूं। मैं एक डॉक्टर बनकर गरीब बीमारों की सेवा करना चाहता हूं। मैं जिले का उपायुक्त बनकर जिले के सभी लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं पुलिस अधीक्षक बनकर अपने क्षेत्र की जनता को सुरक्षा देना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री बनकर अपने देश को तकनीक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना चाहता हूं। लेकिन मेरी सारी अभिलाषाएं एक साथ पूरी नहीं हो सकती हैं, इसलिए मैं जो भी बनूंगा लेकिन एक अच्छा और जागरूक नागरिक बनूंगा और उसी में पूरी ईमानदारी और मेहनत से कार्य करूंगा। दूसरा, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान हैं? तो जवाब है, हमारी जननी यानी माँ हमें जन्म देती हैं। वो हमें 9 माह अपने गर्भ में रखती हैं और इस दौरान अपने ही शरीर का पोषण हमें देती हैं। हमारे लिए अपनी सुंदरता कुर्बान कर देती हैं। उतने दिनों तक कई तरह की सावधानी और परहेज करती हैं। काफ़ी दर्द सहकर हमें जन्म देती हैं। जन्म के बाद अपने वक्ष से दूध पिलाती हैं। यानी वे हमारे लिए जीवंत ईश्वर हैं। उनका कर्ज उतारा ही नहीं जा सकता है, इसलिए जननी स्वर्ग से भी महान है। इसी तरह अपनी जन्मभूमि से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर को मिलने वाली प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, रुक्षांश, जल, सभी पोषक इसी जन्मभूमि से मिले हैं। हमारी अस्थि, उपास्थि, मांसपेशी, रक्त, अस्थि मज्जा और एक एक कोशिका इसी जन्मभूमि की मिट्टी से बने हैं। इसलिए जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जननी और जन्मभूमि यथार्थ हैं, जबकि स्वर्ग एक कल्पना है। इसलिए कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तीसरा प्रश्न है, मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो उत्तर है, मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं सैनिक बनकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं अपने दोस्तों और आसपास के बच्चों को शिक्षित करते हुए उनमें देशभक्ति का संचार करूंगा। मैं देशभक्ति गीत, कविता के माध्यम से भी लोगों के मैं देश के प्रति कर्तव्य बोध कराऊंगा। मैं डॉक्टर बनकर घायल सैनिकों का इलाज करूंगा। मैं प्रत्येक दिन अपनी टॉफ़ी और बिस्किट के पैसे बचाकर सैनिकों के नाम अपनी गुल्लक में रखूंगा और वह पूरा भर जाने पर सैनिकों के परिवार को भेज दूंगा। मैं लोगों को हरे पेड़ नहीं काटने को प्रोत्साहित करूंगा। मैं लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक उपयोग नहीं करने और अपने घर के थैलों का उपयोग करने को लेकर प्रोत्साहित करूंगा। मैं प्रधानमंत्री बनकर अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाकर सीमाओं के तनाव को कम करूंगा। मैं वैज्ञानिक बनकर भारत को तकनीक और रक्षा क्षेत्र में मजबूत बनाऊंगा। चौथा प्रश्न, अनेक देशों में सार्वजनिक स्थलों जैसे कि रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा आदि पर सैनिकों के सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन भी करते हैं। आप अपने देश के सैनिकों का सम्मान किस प्रकार करना चाहेंगे? लिखिए। तो उत्तर है, अपने देश के सैनिकों का सम्मान करने के लिए हम भी, जब सैनिक हमारे आसपास से गुजरेंगे तो हम भी उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाएंगे। जब एकल सैनिक या कई सैनिक से मुलाकात हो तो हम उन्हें जय हिंद कहकर उन्हें सम्मान से सैल्यूट या प्रणाम करेंगे। जब भी कोई सैनिक वीरता का परिचय दे तो हम विद्यालय में इसकी चर्चा करेंगे। जब भी कोई सैनिक शहीद होंगे तो उनके सम्मान में हम लोग भी मौन रखेंगे और उनके परिवार से मिलकर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उनका सम्मान करेंगे। रक्षाबंधन में सैनिकों को राखी भेजकर या बांधकर उनके प्रति प्रेम दिखाएंगे। अब आइए अनुमान और कल्पना पर आधारित पहला प्रश्न। इस कविता में पुष्प ने मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीरों को सर्वोच्च सम्मान दिया है। आपकी नज़र में इनके अलावा और कौन से लोग हैं जो सम्मान के योग्य हैं? तो उत्तर है
कि इसके अलावा निम्नलिखित लोग भी सम्मान के योग्य हैं। पहला, माता पिता जो हमारा पालन पोषण करते हैं और हमारी सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। शिक्षक गुरु दूसरे, जो देश के लिए अच्छे नागरिकों का निर्माण करते हैं। तीसरा, पुलिस जो दिन और रात हमारे लिए सुरक्षा का कार्य करती है। कई बार चोर डकैत या अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर पुलिस पर हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। सफाई कर्मी जो घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करके हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं। किसान जो अपने खून पसीने से अपने खेतों में सभी के भोजन के लिए अन्न उगाने का काम करते हैं। डॉक्टर जो बीमार लोगों का इलाज करके स्वास्थ्य लाभ कराते हैं। विद्युत कर्मी, कई बार विद्युत आघात से उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा प्रश्न, हम अपने घर और बाहर में निश्चिंत होकर अपना कार्य करते हैं, रातों को भी आराम से सोते हैं। हमारी सुरक्षा और आराम के लिए हमारे देश के कौन कौन से लोग कठिनाइयाँ और कष्ट झेलते होंगे। लिखिए, यह भी बताइए कि उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो पहला, सैनिक घर और परिवार से दूर रहकर ठंड गर्मी सभी सहकर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। खाना पानी सभी चीज़ें कई बार आसानी से नहीं मिल पाती हैं, उन्हें छुट्टी भी कम मिल पाती है। पुलिस दूसरा, चोरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं, रात में जगकर चेकिंग अभियान चलाते हैं। गाड़ी चलाने वाले की सुरक्षा के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने को बार बार प्रोत्साहित करते हैं। कई बार चोर डकैत और अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर इन्हें घायल भी कर देते हैं। तीसरी, नर्स हॉस्पिटल में कई मरीजों का बुरा व्यवहार झेलना पड़ता है। कई बार रात में भी ड्यूटी रहती है और जग कर मरीजों की सेवा करनी पड़ती है। ग्रामीण शिक्षक बिना आधारभूत सुविधाओं के, मतलब बिना बिजली के, कम इंटरनेट कनेक्टिविटी के, बिना चहारदीवारी के, एक या दो शिक्षकों के ही भरोसे स्कूल चलाना पड़ता है। कई गैर शैक्षिक कार्य भी उन्हें करना पड़ता है। कई बार अभिभावक उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है थोड़ा भाषा संदर्भ में। इस पाठ में अनेक सामासिक पद आए हैं। सामासिक पदों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और सटीक बनती है। उदाहरण के लिए वन का माली के स्थान पर वनमाली का प्रयोग किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर सामासिक पद का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में दो पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों, मतलब विभक्तियाँ या परसर्गों इत्यादि का लोप होने से दोनों पद पास आ जाते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं और समास से बने पद को समस्त पद। समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह करने पर लुप्त पद जो शब्द है पुनः दिखाई देते हैं। जैसे वनमाली एक समस्त पद है, इसमें वन पूर्व पद और माली उत्तर पद है। इसका विग्रह है वन का माली। यहाँ पर सर्ग का जो है वो लुप्त है, जो विग्रह के बाद पुनः दिखाई दे रहा है। पाठ में आए सामासिक पदों को ढूंढिए और उनका विग्रह। उत्तर, सुरबाला, सुर की बाला मतलब देवताओं की कन्या। प्रेमी माला, प्रेमी की माला। मातृभूमि मतलब माता की भूमि। अब है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अब जानते हैं कि संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हुए शब्दों को तत्सम कहते हैं और संस्कृत से थोड़ा सा बदलाव हो करके शब्द बना है तो उसे तद्भव कहते हैं। तो शीश का तद्भव रूप है सिर, मातृ का तद्भव रूप है माता, पुष्प का तद्भव रूप है फूल और भाग्य का तद्भव रूप है भाग। तो यहीं पे यह पाठ समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए चैप्टर के साथ। यदि आपको पसंद आया तो दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, ठीक है। और कोई मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।